देश का भविष्य कहाँ तय होता है? वो कौन सी जगह है जहाँ कानून बनते हैं? और सरकार से तीखे सवाल कहाँ पूछे जाते हैं? इन सब का जवाब एक ही है, भारतीय संसद। पर ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की धड़कन है। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। तो सवाल यही है, जब हम संसद का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? सिर्फ दिल्ली में बनी एक शानदार गोल इमारत, या फिर वो विचार, वो शक्ति जो असल में भारत के लोकतंत्र की आत्मा है? तो आज के इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि संसद बनती कैसे है, फिर समझेंगे कि इसके काम क्या हैं। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि कोई आइडिया कानून का रूप कैसे लेता है और इसमें समितियों का क्या रोल होता है। और आखिर में इस पर भी बात करेंगे कि आज संसद के सामने क्या बड़ी चुनौतियां हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये भारतीय संसद बनती किन चीजों से है? असल में इसके 3 बहुत ही अहम हिस्से हैं। देखिए, यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 79 साफ कहता है कि भारत के राष्ट्रपति भी संसद का एक अभिन्न हिस्सा हैं। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कानून उनकी मंजूरी के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ देश के प्रमुख नहीं, बल्कि कानून बनाने की प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। आज जो संसद हम देखते हैं, वो एक दिन में नहीं बनी। इसकी जड़ें 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक जाती हैं। फिर 1946 में संविधान सभा ने इसे आकार दिया और आखिरकार 1952 में पहली लोकसभा और राज्यसभा के गठन के साथ इसकी औपचारिक यात्रा शुरू हुई। तो संसद की ये 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों का मकसद और बनावट बिल्कुल अलग है। लोकसभा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, लोगों का सदन है, जहां सांसद सीधे जनता द्वारा 5 साल के लिए चुने जाते हैं। वहीं राज्यसभा राज्यों की परिषद है, जो कभी भंग नहीं होती। ये एक स्थायी सदन है, जहां सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही वजह है कि लोकसभा की कार्यवाही स्पीकर संभालते हैं, जबकि राज्यसभा के सभापति देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि संसद बनती कैसे है, पर अब सवाल ये है कि ये करती क्या है। इसके काम को हम मोटे तौर पर 4 बड़े स्तंभों में बांट सकते हैं। पहला और सबसे सीधा काम है कानून बनाना। दूसरा, सरकार पर नजर रखना, यानी उसकी जवाबदेही तय करना। तीसरा, ये पक्का करना कि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा सही जगह खर्च हो। और चौथा, ये देश का सबसे बड़ा मंच है, जहां राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस होती है और देश की नीतियां तय होती हैं। अब ये सरकार से जवाब मांगने का काम होता कैसे है? इसके लिए संसद के पास कई पावरफुल टूल्स हैं, जैसे प्रश्नकाल, जहां कोई भी सांसद सीधे मंत्री से उनके मंत्रालय के काम पर सवाल पूछ सकता है। इतना ही नहीं, अविश्वास प्रस्ताव जैसा एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार भी है, जिसके जरिए सरकार को सदन में अपना बहुमत साबित करना पड़ता है। चलिए अब उस सफर को देखते हैं जहां एक छोटा सा विचार एक ताकतवर कानून बन जाता है। ये प्रक्रिया काफी दिलचस्प है। ये पूरा सफर 5 पड़ावों से गुजरता है। बिल पेश होने के बाद जो दूसरा चरण है, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसी स्टेज पर बिल की एक एक लाइन पर बहस होती है और ज्यादातर मामलों में इसे विशेषज्ञों की एक समिति के पास भेज दिया जाता है, जो इसकी बारीकी से जांच करती है। जब बिल दोनों सदनों की कसौटी पर खरा उतरता है, तब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वो कानून का रूप लेता है। लेकिन हाँ, जब बात पैसे की आती है तो नियम थोड़े बदल जाते हैं। धन विधेयक, यानी वो बिल जो देश के खजाने या टैक्स से जुड़ा हो, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा सीधे जनता की प्रतिनिधि है और लोकतंत्र में पैसे पर आखिरी फैसला जनता के नुमाइंदों का ही होना चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि संसद का सारा काम सदन के अंदर टीवी पर दिखने वाली बहसों में ही होता है, पर सच तो ये है कि असली और सबसे ज्यादा मेहनत वाला काम वो कहीं और होता है। जी हाँ, वो जगह है संसद की समितियां। इन्हें अक्सर मिनी संसद भी कहा जाता है। यही वो जगह है जहां असल में कानूनों की चीर-फाड़ होती है और सरकार के कामों की गहराई से जांच होती है। इन समितियों का काम बहुत ही अहम है। मिसाल के तौर पर लोक लेखा समिति यानी PAC सरकार के एक एक रुपए के खर्च का हिसाब रखती है। इसी तरह विभागीय समितियां किसी भी बिल की गहराई से जांच करती हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाती हैं और ये सुनिश्चित करती हैं कि कोई भी कानून जल्दबाजी में पास ना हो जाए।
तो अब आते हैं एक अहम मुद्दे पर, संतुलन। संसद की शक्ति क्या असीमित है? क्या इसकी शक्ति पर कोई लगाम है? और आज के दौर में वो किन मुश्किलों से गुजर रही है? 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में एक ऐतिहासिक फैसला दिया और एक सिद्धांत बनाया जिसे मूल संरचना का सिद्धांत कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन वो संविधान की आत्मा, उसके बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकती। तो देखिए, यहाँ शक्तियों का कितना दिलचस्प संतुलन है। संसद को कानून बदलने का अधिकार है, लेकिन वो संविधान की मूल संरचना को नहीं छू सकती। वहीं सुप्रीम कोर्ट ये देख सकता है कि कोई कानून संविधान के खिलाफ तो नहीं, लेकिन वो संसद की अपनी कार्यवाही में दखल नहीं दे सकता। इसी संतुलन का एक और उदाहरण है 1985 का दल बदल विरोधी कानून। इसे इसलिए लाया गया ताकि चुने हुए प्रतिनिधि बार बार पार्टी न बदले, जिससे राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। और बाद में ये भी तय हुआ कि इस मामले में स्पीकर का फैसला आखिरी नहीं होगा, उसकी भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद आज हमारी संसद कुछ गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे कि बहसों के स्तर में गिरावट, सदन की कार्रवाई में बार बार रुकावटें आना और कई बार कानूनों को बिना समिति की गहरी जांच के ही पास कर दिया जाना। ये सभी बातें लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छी नहीं हैं। तो अंत में हम फिर उसी सवाल पे लौटते हैं। भारतीय संसद सचमुच सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये हमारे संविधान की आत्मा है। ये वो जगह है जहां 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें और आवाज गूंजती है। यहीं पर देश के भविष्य की कहानी लिखी जाती है। सरकारें यहीं बनती हैं और यहीं उन्हें जनता के सबसे मुश्किल सवालों का जवाब देना पड़ता है। आखिर में एक लोकतंत्र की असली ताकत उसके नागरिक होते हैं, और वो तभी मजबूत होता है जब नागरिक अपनी संसद को समझते हैं। तो ये सवाल सिर्फ इस चर्चा का अंत नहीं, बल्कि एक नई सोच की शुरुआत हो सकता है कि हम सब अपनी संसद को कितना जानते हैं, कितना समझते हैं।